हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आज आपके अपने YouTube चैनल एग्जामी पर, जिसमें आज मैं लेकर के आया हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें आज फिर हम लोग धमाकेदार 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी इसमें शामिल हैं, जिसका कि अभी जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने का एक और मौका है। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। रोज दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बस फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, बाकी सारी बातचीतें हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर। आइए, जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8 को सरल कीजिए। यानी इसको हमें सॉल्व करके बताना है आंसर कितना है। तो क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आज मैंने पहला क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। हमको पता है भाई यहां पर 1 8 है, उसके बाद एक स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर दशमलव है, 3 स्थान पर दशमलव है, यानी यहां पर 8.888 ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर देखते ही कर दिया होगा, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 - 1 का 16 + 15 गुणे 119 + 113 - 16, इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए 12 - 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाफट एक एक स्टेप को, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें लिख लेना है। यानी 12 में से 1 गया 11, का मतलब होता है गुणा, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए ताकि हमें पता रहे कि ये डायरेक्ट, वो देखिए का वाला गुणा पहले किया जाता है, बाकी भाग के बाद किया जाता है दूसरा गुणा। तो यहां पर पहले इनका होगा, फिर इसके बाद 16 + 15 ये हमारा हो जाएगा 31 गुणे, अब 119 113 - 16 लिखा हुआ है। तो 119 में से अगर हम 16 को घटा दें, 119 में से अगर हम 16 को घटा दें 103 बचेगा, 103 में अगर हम 113 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 216। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इनका गुणा करके हमें केवल बता देना है। तो देखिए भाई 1 1 और 6, तो लास्ट में यूनिट डिजिट पर 6 आना है, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पर हमारा 6 आ जाएगा। और यहीं से हमें कंफर्म हो गया कि केवल ए ऑप्शन में ही इकाई के स्थान पर 6 दिख रहा है, यानी यही होगा हमारा आंसर। 0 तो आना ही नहीं था, क्योंकि कहीं पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया। तो एग्जाम में भी इसी तरह स्मार्ट अप्रोच लगा करके आपको तुरंत देखते हुए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, केवल देख करके ही आप बता सकते हैं कौन सा आंसर आपका सही होगा। बाकी गुणा करने में टाइम वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आपको यूनिट डिजिट से देख करके लगा देना है। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, AB² C² A² BC और A³ B³ C² का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं यहां पर कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जितने भी गुणनखंड हैं सबकी बड़ी घातों को हमें लेना होता है। तो यहां पर 3 गुणनखंड यूज किए गए हैं, A, B और C। अब यहां पर अगर हम तीनों में A की बड़ी घात देखें तो A की बड़ी घात 3 है, क्यूब यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा B की बड़ी घात देखें तो स्क्वायर है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। और C की अगर बड़ी घात देखें तो यहां पर स्क्वायर में 2 लगा हुआ है, C में यहां पर घात 1 है, और लास्ट वाले टर्म में देखें तो घात 2 है, यानी यहां पर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, चाहे किसी तरह का हो। तो यहां पर A³ B³ C² कहां पर है, C ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, A³ B³ C²। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट देखिए, जितने कम समय में यहां हम प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह हमारी आदत बनेगी, और एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन हमारे सामने फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पढ़ना है, फटाक से उसका आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत उसका आंसर करना है, यही हम लोग करते चलेंगे, ताकि प्रैक्टिस देखिए अभी जो जिस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते रहे ना, एग्जाम में भी वही आदत काम आएगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, और बची जनसंख्या में से, देखिए बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या, अभी वर्तमान जनसंख्या दे दी गई है 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में हमें कस्बे की कुल जनसंख्या निकालनी है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी 88,274 का देखिए कितना चला गया, हमको पहले वाली जनसंख्या मान लेते हैं, पहले 100% रही होगी तो 100, अब पहले चली गई है 5%, तो 100 में 5 करके नीचे आपको लिख देना है 95 गुणे
फिर चली गई 8%, तो 100/8 कम करके लिख देना है 92। अब इससे हमें गुणा भाग कर देना है, तो आपको पता है 5 से काट सकते हैं, बाकी चीजों से काट सकते हैं, तो गुणा भाग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 से ये कट जाएगा हमारा 19 बार में, 5 से कट जाएगा ये हमारा 20 बार में। ठीक है, 20/19 हो जाएगा। अब 19 से हम इसको यहां पर भाग दे देते हैं भाई। 19 से अगर इसको भाग दे दें तो 19 का 4 गुना होता है 76। 19 का 4 गुना 76 होता है। यहां से बचेगा हमारे पास 12 बचेगा तो 122 बन जाएगा। ठीक, 19 का 6 गुना होता है 114, यहां से बचेगा उसके बाद हमारे पास 6। ठीक है, 6 बचेगा, तो सॉरी 19 का 22 गुना, 19 का 6 गुना हो जाएगा हमारा 114। 114 होगा, यहां पर 122 है। ठीक है, तो 6 2 8 बच जाएगा, 8 बचेगा तो ये 87 बनेगा। फिर हो जाएगा 19 चौक 76, 76 होगा तो यहां से बचेगा 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 छक 114। फिर देखिए 92, अगर इसको हम काटें तो 23 से हमारा ये कट जाएगा 4 बार में, 23 से कट जाएगा 4 बार में, और 23 से ये काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, या 46 से काट दें तो 46 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 46 से कट जाएगा 101, और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो यहां पर हो गया 101, और 10 20 30, तो 30 ये लगा देंगे। फटाक से इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1,01,000। तो 1,01,000 कहां है भाई? ये ऑप्शन है। चलिए, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, तो बस गुणा भाग करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन अगर आएंगे तो सब सारे के सारे आसान नहीं होंगे, कुछ में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ सकती है, तो कैलकुलेशन भी तेज करते रहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। यानी हमें 3 दिन का अनुपात 30 घंटे के साथ बताना है। तो यहां पर देखिए दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो दोनों की यूनिट को सेम कर लेंगे। यानी 3 दिन को हम लिख सकते हैं घंटे में, अगर बदलें तो 3 गुणे 24 ये हो गया। और 30 घंटे को हम अनुपात के साथ 30 घंटे ही लिख सकते हैं, ये घंटे में आ गया तो 30 घंटे। तो अब यहां से 3 से ये कट जाएगा हमारा 10 बार में, फिर 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में, 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी अनुपात हो जाएगा 12:5। ठीक है, 5:12 मत कर दीजिएगा, 12:5 होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 3 दिन का अनुपात पूछा गया है, किसके साथ? 30 घंटे के साथ। तो जिसके साथ तुलना की जाती है वो बाद में आता है, जिसकी तुलना की जा रही है वो पहले आता है। क्लियर है? चलिए, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो जैसा कि हम जानते हैं चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। जब दूरी बराबर हो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो दूरी 8 घंटे में चली जा रही है, कितनी चाल से चलें कि वही दूरी 5 घंटे में पूरी हो जाए? तो आप कहेंगे सर इसको इससे काट देंगे 10 बार में, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन 80 किलोमीटर अपना आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पूछा गया है कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो हमारी नई चाल हो गई 80, पुरानी चाल हो गई 50, यानी वृद्धि होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस बात पर जरूर ध्यान देते रहिएगा। अगला प्रश्न, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे या सिग्नल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। और हमको यहां पर समय पूछा गया है, तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब दूरी में यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई को रखेंगे 150 मीटर, और चाल यहां पर है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, यानी गुणा कर देंगे 5/18 से। चाल में गुणा कर देंगे 5/18, तो 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 होता है, तो 5 से ये हमारा कट जाएगा 30 बार में, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो आंसर यहां से आ जाएगा हमारा 10 सेकंड। बिल्कुल इसी तरह फटाफट आपको एग्जाम में भी पढ़ते हुए करने की आदत डालनी है, तो बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी, जीएस वगैरह सब कुछ। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 सेकेंड। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके कितने लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, कितने क्वेश्चन आपके आज सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हीरू ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपए खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपए में बेचता है, पहले खरीदा फिर मरम्मत पर खर्च किए फिर 58,000 में बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत, तो भाई खरीदा कितने में 47,000, उसके पीछे खर्च कितने किए यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस अतिरिक्त व्यय कितना किया 3,000, तो टोटल उसको कार पड़ी कितने की यानी सीपी यहां से हम निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000। अब ये सब लिखना नहीं होता, ये सब पढ़ते हुए आपको कर लेना है। और बेचा कितने में, तो आप कहेंगे सर 58,000 में, तो लाभ कितना मिलेगा 8,000 रुपए का लाभ मिला है 50,000 की खरीद पर, और प्रतिशत बदलने के लिए 100, तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में यानी 16%। अब ये परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है, 8,000 रुपये 50,000 का कितना परसेंट है, तो अगर 10,000 का होता तो 8%, 5,000 का है तो सॉरी 1 लाख का होता तो 8% और 50,000 का है तो 16%। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन 16%। तो कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन आपने आज सही किए और कितने गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए लाभ हानि का और डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या करना होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है तो 100 में कम कर देना है, तो 100 में कम 22 कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई 78, ये हो गया 78%, यानी अंकित मूल्य के 78% पर वस्तु को बेचा जा रहा है, और खरीद मूल्य के यानी सीपी के 17% लाभ तो 117% पर, ठीक। तो दोनों का अनुपात ले लेना है, 13 से कट जाएगा 6 बार, 13 से कट जाएगा 9 बार में, और 6 और 9 का अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी जो चीज, अब आपको पता है कि अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, क्रय मूल्य हमेशा कम होता है, या इसको अनुपात को आप पलट भी सकते हैं। तो यहां पर हमें यह पता लग गया कि 2 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 3 रुपए लिखा जा रहा है, तो कितना बढ़ा दिया गया, तो 2 से बढ़ा करके लिखा गया 1, और कितने में बढ़ाया गया 2 में, तो 1/2 गुणे 100 यानी कि 50%। अब ये तो आप देखते हुए कर सकते थे, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास कर रखी है प्रतिशत की, लाभ हानि की, मेरी क्लासेस, वो इस सब क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए 10 सेकंड में कर लेते हैं। तो आप बताइएगा आपने कितने समय में किया था, देखते हुए किया था या बिना पेन के किया था या पेन उठा करके किया था, बताइएगा जरूर कमेंट में। अगला क्वेश्चन 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि हमें पता है औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पद यहां पर 4 हैं, लेकिन यहां पर सारी भिन्नें दे रखी हैं, तो आपको केवल क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको केवल क्या करना है, जितने भी हर दे रखे हैं यानी डिनोमिनेटर हैं, केवल उनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4, 8, 12 और 16, इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 48। अब इसी को केवल 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 पद हैं, तो 4 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 192, यानी जिस भी संख्या का हर 192 होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां देखिए 192 किस में है, पहले ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हर हमारा 4, 8, 12 और 16 से डिवाइड होगा तभी वो उसका औसत बनेगा। तो 64 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, केवल 192 ही है जो कि 4, 8, 12 और 16 चारों से डिवाइड होगा। तो यहां पर इस तरीके से आपको आंसर करना, वहां पूरा जोड़ने घटाने मत बैठ जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में भी आपको बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाता चलूंगा। बस आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, अब देखिए बेसिक रूल भी है, डायरेक्ट वाला रूल भी है। चलिए इसको हम लोग, अभी जैसे पिछला वाला हम लोगों ने डायरेक्ट किया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें हमसे कहा क्या गया 18 लड़कों का औसत 16 है, यानी अगर हम लड़कों का योग निकालें, लड़कों का योग कि लड़कों को टोटल कितना अंक मिला है, तो हम क्या करेंगे भाई 18 गुणे 16 कर देंगे, ठीक है ना। 18 गुणे 16 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 288। फिर अगर कुल सभी विद्यार्थियों का योग निकालें, सभी का योग, तो सभी का योग क्या हो जाएगा 30 गुणे 18.1, 30 गुणे 18.1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाई 543। तो अब लड़कियों का अगर हमको योग निकालना है, लड़कियों का, तो हमको इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो 543 में 288 को घटा देते हैं,
13 में से 8 निकल जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, सॉरी 288 है, 543 हो गया, तो 543 में 288 को घटाते हैं तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। 13 में से 8 निकल जाएगा 5, फिर यहां पर बचेगा 13 में से 8 निकल जाएगा 5 और उसके बाद 2, तो 255 हो गया। तो औसत निकालना है, तो औसत के लिए हमें क्या करना होता है, योग बटे पदों की संख्या। तो 255 बटे, अब 30 विद्यार्थियों में से 18 लड़के हैं तो 12 लड़कियां होंगी, तो इसको हम 12 से भाग दे देते हैं। 12 का 2 गुना हो जाएगा 24, 1 बचेगा, 12 का 1 गुना 12, उसके बाद 0.25, ये आ जाएगा 21.25। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे और कितने का आंसर आपने गलत किया था, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि बेईमानी आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, खुद से कभी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, यानी उन्होंने कुल मिलाकर कितना काम किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, कार्यक्षमता के अनुसार काम होता है, तो एक 10 दिन में काम पूरा करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/10 यानी कि 1/2। और बी, ये ए की बात हो गई, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ये तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/20 करेगा यानी 1/4। तो कुल मिलाकर कितना काम करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 यानी 4 2 6 बटे 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3/4। बस देखते हुए आंसर बताइए, 3/4 भाग काम वो दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। बस कूल माइंडेड होकर के क्वेश्चन को पढ़ा करिए और उसके बारे में सोचा करिए। सब कुछ लैंग्वेज में ही छिपा हुआ है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाइए, आंसर मिलता जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, P और Q एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। P Q से 2 गुना कुशल है, P अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब यहां पर बस आपको इस कंडीशन का यूज करना है, यानी ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, P है Q है, P की अगर कार्य क्षमता होगी 1 तो Q की कार्य क्षमता होगी 2। ठीक है, दोनों की मिली हुई कार्य क्षमता कितनी होगी, अगर दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं तो दोनों की मिली हुई कार्य क्षमता हो जाएगी 1/7। तो अब इनके कार्य क्षमताओं के योग से इनको जोड़ करके इसमें भाग दे देना है। तो 1/7 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1/21। ठीक है, यानी एक हिस्सा बराबर 1/21, तो 1/21 यही कार्य क्षमता है। तो कार्य क्षमता अगर हुआ तो इसका मतलब है कि Q 1 है तो Q किसी काम को करता है 21 दिन में, तो ये P 2 है तो इसमें अब 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुपात का व्युत्क्रम होता है हमारे समय का अनुपात। तो समय आ जाएगा यहां से 21/2 या आप कह सकते हैं 10.5 दिन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी P अकेले उस काम को 10.5 दिन में कर सकता है, क्योंकि Q अगर उसको 21 दिन में करेगा तो P उसके आधे समय में कर लेगा, क्योंकि 2 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाक से आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, देखने में बड़ा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। वह इसे क्या करता है भाई, 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर किसी और व्यक्ति को दे देता है। ठीक, अब 4% पर लिया है, 6.25% पर दिया है, यानी 2.25% प्रॉफिट गेन करेगा। तो प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अब जो लोग इसमें 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज और 6.25% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर अंतर देखेंगे, वो सब टाइम वेस्ट करेंगे। ध्यान से समझिए पूछा क्या गया, इस पर ध्यान दीजिए। प्रति वर्ष उसके द्वारा, यानी 1 वर्ष में उसको कितना लाभ मिलेगा। तो उसने उधार दिया है 6.25% की दर पर, 1 साल में उसको इतना ही दूसरे से मिलेगा, और लिया था उसने 4% की दर पर, तो उसको लाभ कितना मिलेगा, 2.25% का। यही ना लाभ मिलेगा 1 साल में। तो 1 वर्ष का लाभ, 1 वर्ष का जो लाभ होगा वो होगा 2.25% का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5,000 रुपए का 2.25/100 निकाल देना है, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। कोई 2 साल का ब्याज ना पहले दर से ना दूसरी दर से निकालने की जरूरत आपको नहीं होगी। सीधे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, 1 साल में उसको कितना लाभ मिलेगा भाई, 2.25। तो 5,000 का 2.25%,
ठीक है ना। तो दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो काट देंगे, फिर 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, 225 का आधा 112.5। तो यहां से आपका आंसर बन गया बी ऑप्शन 112 रुपए 50 पैसे। ठीक, तो क्वेश्चन को बड़ा देख करके घबराइएगा नहीं, बस उसको ध्यान से पढ़िएगा और पूछा क्या गया इस बात पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, 2000 रुपए 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात की, यानी तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा। तीसरे साल की ब्याज की राशि पूछ रहा है आपसे, यह नहीं पूछ रहा है कि 3 सालों का टोटल ब्याज कितना होगा, तीसरे साल हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा, अब जैसे पहले साल 40% है, ठीक है, पहले साल 40% है तो 40% तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल, पहले साल तो केवल 40% मिलेगा क्योंकि पहले साल चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो वो मूलधन पे ही मिलता है, यानी 2000 पर। अगर ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, पहले साल का ब्याज। अब अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा, ये 40 तो मिलेगा ही, 40 का भी 40%, तो 40 का 40% यानी 16% ये और मिलेगा। तो दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 40% तो मिला ही, साथ में 16% मिला, यानी हमको मिलेगा 56% ब्याज। बात समझ में आई। और तीसरे साल का अगर हम ब्याज निकालें तो हमको मूलधन के हिसाब से 40% तो मिलेगा ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये हमको क्या मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक, तो 2 सालों का जो टोटल ब्याज होगा, यहां से देखिए 56% दूसरे साल का ब्याज हुआ और पहले साल का ब्याज हुआ 40%, तो ये जुड़ करके मिल जाएगा हमारा 56 और 40 96%, यानी 2 साल में कुल मिलाकर के ब्याज मिलेगा 96%। और तीसरे साल 40% तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना ब्याज हमें मिल चुका था उसका भी 40% मिलेगा, जितना ब्याज मिल चुका है यानी इस ब्याज का भी 40% मिलेगा। तो इसका मतलब है 96 का हमें 4 गुना कर देना है और 2 स्थान पर दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसका 40% निकालना है, तो एक स्थान पर दशमलव, तो 96 का 2 गुना, 96 का अगर हम 4 गुना करें तो 100 का 4 गुना होता है 400, उसमें 16 कम कर देंगे 384। तो 384 में अगर हम एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 384 38.4, तो 38.4% और मिलेगा, यानी तीसरे साल हमको ब्याज मिलेगा 40 और 38 78.4%, 78.4%। तो अब हमको क्या करना है, बस 2000 का 78.4/100 कर देना है। तो दशमलव हटेगा, यहां जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुना कर देंगे, 784 का 2 गुना कर देना है 1568। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अब यहां पे आपको बड़े बड़े चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए, ब्याज पर ब्याज कैसे काउंट किया जाता है, और भी आसान तरीके हैं, लेकिन वो अगर मैं बताता तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आता क्योंकि आपने क्लासेस नहीं की है मेरी, लेकिन फिलहाल इस तरीके से लगा करके आप इसका आंसर कर सकते हैं और परसेंटेज तेजी से निकालना आपको यहां पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर लंबा बड़ा है और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसके हर भुजा का अंतर 4-4 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है भाई समकोण त्रिभुज है, उसका सबसे छोटा ट्रिपलेट, अब देखिए सारी भुजाएं यहां पर पूर्णांकों में दी गई हैं, तो पूर्णांक का जो सबसे छोटा त्रियुग्म होता है उनका अनुपात होता है 3:4:5। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांकों का जो त्रियुग्म होता है जो कि एक समकोण त्रिभुज बनाता है वो है 3:4:5, जिसको मैंने भी समकोण त्रिभुज वाले चैप्टर में अभी रिसेंटली जो चला उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यहां पर जब सबके बीच का अंतर 4 है तो बस इनमें सब में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कर्ण कितना होगा भाई 20 सेंटीमीटर होगा। और बताया भी था कि ट्रिपलेट बड़ी काम की चीज है, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करवाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है, उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 और 30% के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था, तो बाकी बचे छात्रों द्वारा अंकों का माध्य कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो ढेर सारा गुणा भाग नहीं करना है कि भाई 20% निकालने बैठ गए उसका 58 में गुणा कर रहे हैं या 60 में गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं, ध्यान से समझिए करना क्या है।
देखिए जो बाकी छात्र होंगे, देखिए औसत का मतलब क्या होता है भाई, सबको बराबर करना, यानी जो बाकी छात्र रहे होंगे उनके पास ये 58 तो रहा ही होगा। अब 20% को 58 से 2 ज्यादा मिल गया है, ध्यान से समझिएगा, 20% लोगों को 60 मिला है, यानी 20% लोगों को 2 ज्यादा दिया गया। तो ज्यादा देने का मतलब हमारे पास से जाएगा यानी माइनस, तो आपको यहां पर क्या करना है, माइनस 20 गुणे 2 ये कर देना है। फिर 30% लोगों को 40 दिया गया, तो 58 से कितना कम दिया गया, 18 कम दिया गया, इसका मतलब हमने अपने पास उसको बचा लिया। देना था 58 रुपए, हमने दे दिया 40 रुपए, यानी कितने रुपए बचा लिए, 18 रुपए बचा लिए। तो 18 बचाए हैं तो प्लस होगा कितने लोगों में से, 30 लोगों में से। बस इसी का जो अंतर आएगा उसको अगर पॉजिटिव में आता है तो 58 में जोड़ देना है, निगेटिव में आता है तो घटा देना है। और कैसे, और ये जो बचेगा ये बाकी बचे हुए 50%, क्योंकि 20% और 30% को दिया जा चुका था, तो बचे कितने हैं, 50, तो 50 लोगों में बांट देना है। तो यहां से हो जाएगा 58, ये हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा प्लस, ये -40 आएगा और ये प्लस हो जाएगा 540। तो यहां से हो जाएगा प्लस 500 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 10, 58 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 68। ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। बाकी आपको भी पता है कि सब अंकों का गुणा भाग करने में आपको कितना टाइम लगने वाला था, तो योग वाला तरीका ना लगा के अंतर वाला तरीका लगाइए, आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, दिया गया पाई चार्ट ग्राफ 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ की थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहां पर भाई ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है, ये आपका है 18%। चलिए तो यहां पर देखिए क्या किया, वीवो कंपनी का, ये है वीवो कंपनी 6%। तो आपको बस करना क्या भी, 5000 करोड़ का 6/100 यानी 6% निकाल देना था, 50 गुणे 3 यानी 300 करोड़। तो आंसर हो जाएगा यहां से ए ऑप्शन। तो फ्री के नंबर दे के जाएंगे डीआई के क्वेश्चन, और डीआई का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ाया है, समझाया है, देख करके फटाफट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। तो यहां पर शहर दिए गए हैं ए बी सी डी, जनसंख्या दी गई है, टोटल यहां पर नहीं दी गई है। तो यहां पर अब आपको देखिए साक्षर, यहां पर देखिए 200 है, यहां पर 100 है, तो टोटल जनसंख्या यहां पर कितनी आ जाएगी, 300। अब आपको यहां पर क्या पूछा गया भाई, निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है, ठीक है, निरक्षर लोगों का प्रतिशत बताना है। तो यहां पर टोटल इन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक, 200 300 हो गया 500 और 5 2 700, 770। तो ये आ गया हमारा टोटल जनसंख्या हुई 770। प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे 100, ठीक है ना, 770 हुआ, प्रतिशत में बदलने के लिए कर देंगे 100। अब निरक्षर लोगों को जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 100 100 200 290 और 50 340। तो ये हो जाएगा 340 गुणे 100, तो 0 से 0 काट देते हैं। अब यहां पर हमको करना है 3400 बटे 77। तो ये हमारा हो जाएगा 77 से अगर हम भाग दें तो इसको अगर 34 की जगह पर हम 68, 77 है, 34 है, 35 करके 70 कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 77 से भाग दें तो ये हमारा आ जाएगा लगभग में 44.2%। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन 44.2%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहां पर एक ग्राफ दिया गया है, कहा गया है 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को 1000 में दर्शाता है, ठीक। पहला स्तंभ बाइक को और दूसरा स्तंभ कुल वाहनों की संख्या को दर्शाता है, यानी बाइक और कुल वाहनों की संख्या को दर्शाता है। तो दिए गए डाटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या, यानी कुल वाहनों में से बाइक की संख्या को अगर हम हटा दें तो पंजीकृत वाहनों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए 2017 में कौन सा महीना, मार्च। तो मार्च को देखेंगे भाई, मार्च ये लिखा हुआ है, इसमें बाइक है हमारी 15,000 और कुल वाहन है 25,000। तो 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो अब ये सब 1000 में दिया हुआ था, तो 10 के आगे 3 जीरो लगा देंगे यानी 10,000। तो आंसर यहां से हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल इसी तरह कम समय में एग्जाम में आपको देखते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो प्रैक्टिस कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, या आपका स्कोर क्या रहा वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।